आज के शो में। पाकिस्तान की तरक्की का दरख्शा बाब बेकायदियों का शिकार होकर बंद। पाकिस्तान स्टील मिल्स करप्शन बदइंतजामी से खजाने को 500 अरब रुपए का नुकसान। 12 सालों पर मुहीत ज़बूहाली की दास्तान बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनी खेज इंकिशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। पाकिस्तान स्टील मिल की ज़बूहाली की दास्तान आज आपके सामने रखेंगे। इस पर किस तरह से बदइंतजामी, बदउनवानी और यकीनी तौर पर करप्शन की बुनियाद पर जो फैसले हुए जिससे कौमी खजाने को कई सौ अरब रुपए का नुकसान हुआ। कई सौ, एक अंदाजों के मुताबिक तकरीबन 500 अरब रुपए का नुकसान हुआ। इसकी शुरुआत से लेकर इसके जो फैसला हतमी अब हुआ है, हम पूरा आपको इन डिटेल बताएंगे। और जो लेटर्स नैब को लिखे गए साबका हुकूमत में जो कंप्लेंट्स की गई चेयरमैन नैब को कि आप इस पर एक्शन लें जब गैस बंद हुई थी, उस फैसले पर भी और दीगर हवालों से इस पे रोशनी डालेंगे। लेकिन अब जो प्लान है मौजूदा हुकूमत का, वो हम्माद अजहर साहब की ज़बानी पहले सुनते हैं, जो उन्होंने प्लान बताया कि वो किस तरह अभी जो मुलाजमीन को बरतरफ करके और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचा के, यानी स्टील मिल जो कि ऑलरेडी बंद थी 2015 से, इसको बंद करके आगे मुस्तकबिल का प्लान क्या है उनका, ये जरा देखते हैं हम्माद साहब ने क्या प्लान दिया। लेट्स हियर दिस फर्स्ट, लेट्स हियर दिस। हम ये चाहते हैं कि ये मिल अपने पैरों पर दोबारा खड़ी हो और इसके अंदर एक प्राइवेट इन्वेस्टर आए। एक प्राइवेट इन्वेस्टर को इसमें शामिल किया जाएगा। टोटल 9,500 मुलाजमीन है। पहले फेज में 4,500 मुलाजमीन को कर रहे हैं, बाकियों को हम अगले फेज में करेंगे। ये जो हम 4,500 मुलाजमीन को टर्मिनेट कर रहे हैं, औसतन 23 लाख रुपया फी मुलाजिम जो कानून के मुताबिक और पीएसएम सर्विस रूल्स के मुताबिक इनके वाजिबात बनते हैं, वो इनको अदा किए जाएंगे। इसकी 19,000 एकड़ के करीब जमीन है, उसमें से तकरीबन 1200-1300 एकड़ जो है उसका एक लीज एग्रीमेंट जो है वो किया जाने का सोचा जा रहा है। और वो लीज एग्रीमेंट भी स्पेसिफिकली पाकिस्तान स्टील मिल्स की रनिंग के पर्पस के लिए किया जाएगा किसी इन्वेस्टर। और ये एक ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ पाकिस्तान के जो प्राइवेटाइजेशन के कवानीन हैं, ट्रांसपेरेंट रूल्स के मुताबिक इसकी बिडिंग की जाएगी। जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है उसके हवाले से मैं आपको बुनियादी बातें बता देता हूं। जो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर हैं सोमरू साहब, वो इस पर मजीद तफसील भी आपको दे देंगे। ये नहीं कि को जमीन बेच रहे हैं हम, ये ऐसी चीज है। तो ये तो वो प्लान है जिसकी बात की गई हुकूमत की तरफ से कि आगे होगा क्या। मैं आज भी आपको बताऊं, सूरत हाल ये है कि इस वक्त मुलाजमीन की तरफ से एहतजाज जारी है। जिस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं इस वक्त भी एहतजाज हो रहा है। रेलवे ट्रैक ब्लॉक करके मुलाजमीन बैठे हुए हैं। हुकूमत के पास क्या इससे बेहतर ऑप्शन था या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। और जो पूरा जिस तरह से इस इदारे को तबाह किया गया, इस पूरी दास्तान पर रोशनी डालेंगे। सबसे पहले जो ये इदारा है जिसको कहा जाता है कि सब में मरबूत इदारा इस वक्त लोहे का पाकिस्तान है, पाकिस्तान स्टील मिल, इसकी कुछ तारीख आपके सामने रखते हैं। के मुताबिक जैसा मैंने कहा कि सबसे बड़ा, सबसे मरबूत और स्टील की पैदावार का सब में बड़ा प्लांट पाकिस्तान का पाकिस्तान स्टील मिल्स। स्टील मिल की संगे बुनियाद 30 दिसंबर 1973 को उस वक्त के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो ने रखी। रूस के ताउन से 1985 में 24 अरब 75 करोड़ रुपए की लागत से स्टील मिल्स तामीर की गई थी। पाकिस्तान स्टील मिल्स 20 कॉम्प्लेक्स, जिसकी जो टोटल रकबा 8,070 एकड़ पर मुहित था, जबकि तकरीबन 19,000 एकड़ अराजी जो इस वक्त स्टील मिल के हाथ में है। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद अफजल खान को स्टील मिल्स का चेयरमैन मुकर्रर किया गया था। और परवेज मुशर्रफ दौर में साल 2000 में स्टील मिल मुनाफे में आ गई थी। साल 2008 तक स्टील मिल के अकाउंट से पैसे भी थे और स्टील मिल मुनाफे में थी। साल 2006 में जनरल परवेज मुशर्रफ दौर में ही स्टील मिल्स की निचकारी भी की गई थी। और एक सऊदी ग्रुप अतवारकी और रूस की एक कंपनी और आरिफ हबीब सिक्योरिटीज ने मुश्तरका तौर पर 21 अरब 60 करोड़ रुपए की बोली लगाकर इसको खरीद लिया था। निचकारी करते हुए जमीन की कीमत नहीं लगाई गई थी, बल्कि मिल के 75% शेयर्स फरोख्त कर दिए गए थे। और सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने जून 2006 में स्टील मिल्स की निचकारी मुअत्तल कर दी थी। पीपल्स पार्टी हुकूमत ने जब आई तो उन्होंने बनने से पहले 2008 तक पीपल्स जो स्टील मिल्स थी, पाकिस्तान स्टील मिल्स का जो सालाना 2 अरब रुपए मुनाफा था, 2 बिलियन रुपीस का मुनाफा था। और पीपल्स पार्टी हुकूमत बनने से पहले 2008 तक स्टील मिल्स के बैंक अकाउंट में तकरीबन 9 अरब रुपए बैंक बैलेंस था, जो कि आप कहें तो रॉ मटेरियल भी थे, बैंक बैलेंस भी था, प्रॉफिट्स भी थे। लेकिन साल 2008 के बाद शुरू हुई ज़बूहाली की दास्तान। एक मिल जो कि 2008 तक प्रॉफिटेबल थी,
2015 में बंद किस तरह हुई, कुछ मुतफर्रिक चीजें जो इस दौरान हुई वो भी तफसीलन आपके सामने रखते हैं। अगर बात करें 2008 से 2013 के अरसे की, तो मुख्तलिफ करप्शन की कहानियां रोज बरोज सामने आती रही, एम्प्लॉयज की रेगुलराइजेशन के हवाले से, दीगर अपॉइंटमेंट्स के हवाले से। फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई 2013 में, जिसमें नून लीग ने भी कुछ नहीं किया खातन खा, और जिसे कहा जाए करप्शन थम गई, लेकिन बेहतरी के लिए स्टील मिल के कुछ भी नहीं किया गया। बिलाखिर मुस्लिम नून के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान स्टील मिल को ताले लग गए 2015 में, जब गैस इसकी बंद हुई, और तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2 साल तक स्टील मिल को इसी हालत में रखा। पीपल्स पार्टी दौरे हुकूमत में स्टील मिल को 42 अरब रुपए का बेल आउट पैकेज भी दिया गया, और मुस्लिम लीग नून दौरे हुकूमत में स्टील मिल को 18 अरब रुपए का बेल आउट पैकेज भी दिया गया। साल जून 2015 में स्टील मिल को बंद करना पड़ा, और जिसके बाद ये तकरीबन आप कहें इसके ऑपरेशंस को बंद करके इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने सिफारिश की 9 जून 2020 पीटीआई गवर्नमेंट में कि वफाकी काबीना स्टील मिल के मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देकर फारिग कर दे। स्टील मिल से जिन मुलाजमीन को निकाला जा रहा है, ये हमाद साहब के मुताबिक, जिस तरह आपने सुना भी, उनको औसतन 23 लाख रुपए दिए जाएंगे। जो पिछली दौरे हुकूमत में नुकसानात हुए हैं स्टील मिल्स के, उस पर भी जो उसका ब्रीफ समराइज किया इस वक्त हमाद अजहर साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि उन्होंने क्या कहा है। लेट्स से दिस, कि किस तरह पिछले 8-10 साल के अंदर इसको नुकसान पहुंचाया गया, जरा ये सुनते हैं। पाकिस्तान स्टील मिल्स 2008 में एक मुनाफे वाली ऑर्गेनाइजेशन थी, इसके बैंक अकाउंट में अरब रुपए थे और इसके कर्जाजात तकरीबन खत्म कर दिए गए थे। लेकिन पीपल्स पार्टी के ही दौर में यह मुनाफे वाला इदारा सख्त नुकसानात में गया और इसकी कैपेसिटी भी कम होती गई, 40% कैपेसिटी पे चला गया, 100 अरब से ज्यादा के नुकसानात हो गए। 4700 कॉन्ट्रैक्चुअल और डेली वेजर मुलाजमीन थे जिनको रेगुलराइज किया गया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रूल्स के वायलेशन में। उसके बाद 700 इरेगुलर वैकेंसीज जो है वो पैदा की गई थी रूल्स के अगेंस्ट। उसके बाद 2500 वर्कर्स को ऑफिसर का ग्रेड दिया गया था, और इस सारे का नतीजा क्या निकला कि वो जो 8 अरब अकाउंट में पड़े थे वो भी खत्म हो गए और बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल भी कंज्यूम हो गया। फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो 40% कैपेसिटी से कम होकर 20% कैपेसिटी, और उससे कम होकर 6% कैपेसिटी, और फिर 2015 में मुस्लिम लीग नून के ही दौर में पाकिस्तान स्टील मिल को बंद कर दिया गया। ये पूरी सूरत हाल इंतहाई संगीन है। एक कौमी इदारा जो कि इस मुल्क की जो इंडस्ट्रियलाइज्ड जोन्स हैं, और यकीनी तौर पे पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसके लिए अहम सपोर्ट है, मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज स्टीलो कहा जाता है, उसको बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद जो पीटीआई हुकूमत ने फैसला किया, इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन साल 2008 तक जो इदारा मुनाफे में था, सालाना 2 अरब रुपए का मुनाफा कमा रहा था, और जिसके बैंक बैलेंस तकरीबन 9 अरब रुपए का था, वो 2008 के बाद क्या प्रॉफिटेबिलिटी दे रहा था, ये आपके सामने तफसील रखते हैं। जो टाइमलाइन है उसके मुताबिक साल 2009 में स्टील मिल के नुकसानात 26.5 अरब रुपए के थे। साल 2010 में ये नुकसानात 11 अरब 11.5 अरब रुपए तक के थे जो इसने पोस्ट किए। साल 2011 में 12 अरब 43 करोड़ रुपए, 2012 में ये नुकसान 22 अरब 27 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, और 2013 में 28 अरब 74 करोड़ रुपए तक ये नुकसान पहुंचा, और 2014 में ये खसारा तकरीबन 26 अरब यानी 25 अरब से जायद ये खसारा पहुंच चुका था। और 2015 में जब नून लीग का दौर हुकूमत था और इस पर ताले लगे और बंद किया गया, तो 24 अरब 61 करोड़ रुपए का नुकसान पाकिस्तान स्टील मिल को हो चुका था। जो इदारा 2008 तक मुनाफा कमा रहा था, जो इदारा 2008 तक के प्रॉफिट्स में था, 2 बिलियन के प्रॉफिट्स पोस्ट कर रहा था, उसकी ज़बू हाली की दास्तान हमने देखी। किस तरह से इदारे को बदइंतजामी और गलत फैसलों से तबाह किया गया, और अब जो फैसले हो रहे हैं, क्या ये फैसले दुरुस्त हैं, क्या ये फैसले सही सिमत में हैं? ये बड़े अहम तरीन सवालात हैं। यानी स्टील मिल के जो मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं वो भी प्रोग्राम में साथ होंगे। हम कोशिश ये करेंगे, आपको बताएंगे कि नैब की तहकीकात या नैब इस सिलसिले में क्या कर रहा है, और माशी नुक्ता नजर से ये फैसला क्या दुरुस्त है जो पाकिस्तान पीटीआई की गवर्नमेंट ने किया, तहरीक इंसाफ की, या नहीं। ये सब कुछ जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बेनकाब में हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में स्टील मिल्स के हवाले से ज़बू हाली की दास्तान आपके सामने रखी, किस तरह से इस इदारे को तबाह किया गया। मैं एक लेटर आपके सामने जो नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ने लिखा असद उमर साहब की सरबराही में, जब वो स्टैंडिंग कमेटी को चेयर करते थे ऑन इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन, तो इन्होंने चेयरमैन नैप को रेफरेंस भेजा बाकायदा, जिसमें सवाल ये उठाया गया कि व्हाई वाज गैस सप्लाई curtailed to Pakistan steel mill and no intervention was made by the government, whereas both the concerned institutions, that is PSM and SSGC, are controlled by the government through Ministry of Petroleum and Natural Resources. Why has the situation been allowed to continue as explained above for more than 2 years without any decision to resolve the problem? Who is responsible for above lapses? Is the shutdown of PSM and its continuing closure of the result of the collusion with those vested interests who gain commercially due to the shutdown of Pakistan Steel Mill? What is the total loss caused to the exchequer as a result of this negligence? Brigadier Farooq Hamid साहब, ये सारे सवालात नैब से उठाए गए। साबिक डायरेक्टर नैब ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब प्रोग्राम में साथ हैं, आसिम भट्टी साहब साथ हैं जो सदर है पासलो यूनियन के, और डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर मईशत भी साथ हैं। फारूक हमीद साहब, ये खत लिखा गया नैब को, चेयरमैन नैब से इस्तदा की गई कि वो तहकीकात करें, नैब ने आगे क्या किया? फारूक हमीद साहब। जी फारूक हमीद साहब तक अगर मेरी आवाज आ रही है? ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। आपको जो इस पर हम जो आपको खत दिखा रहे हैं नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी का, उमर साहब की तरफ से लिखा गया, जिसमें अहम तरीन सवालात उठाए गए। स्टील मिल के लॉसेस पे आपको बता रहे हैं कि किस तरह 2008 तक इदारा जो कि प्रॉफिटेबल था वो लॉसेस में इस पर जो है इसका वो कन्वर्ट हो गया। फारूक हमीद साहब, नैब को असद उमर साहब ने लेटर लिखा, अहम तरीन सवालात उठाए और कहा कि ये स्टील मिल को गैस सप्लाई बंद करने का डिसीजन 2015 में क्यों लिया गया, नैब ने इस पर क्या किया? फारूक हमीद साहब, आगे क्या हुआ? बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। चले मैं I'll come straight to the point। ये बात सही है कि 2014 में नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में फैसला हुआ था कि अपना स्टील को रिवाइव किया जाए, और मेरे एक बड़े मोहतरम मेरे कोर्समेट मेजर जनरल जहीर को वहां पे पोस्ट किया गया, हु वाज एन इंजीनियर। और 2015 में, सुन ले, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 2015 में उन्होंने एक बेल आउट पैकेज लेने के बाद 65% प्रोडक्शन तक स्टील मिल को ले गए थे, लेकिन अप्रैल 2015 में सडनली उनका मेरे ख्याल 35-36 करोड़ के एरियर्स थे गैस, अपना स्वी गैस के, तो वो एकदम गैस सप्लाई उनको बंद कर दी गई। और जब गैस सप्लाई बंद की गई तो वो स्टील मिल हैड नो उनकी चॉइस बट टू शट डाउन द स्टील मिल। वो मामला रुक गया। कहने का मतलब यह है कि उसके बाद कभी ये खबर नहीं आई कि कभी ये नैब ने प्रोब किया हो कि ये गैस जो सप्लाई बंद की गई ये बदनीयती थी, ये वेस्टेड इंटरेस्ट थे, कौन ये लोग थे, सिंध सुई सदन, ये क्यों ये काम किया गया। मेरा ख्याल है वो लोग जो अपना स्टील मिल को बंद करना चाहते थे, इसको खत्म करना चाहते थे वंस एंड फॉर ऑल, वो सारा माफिया, स्टील माफिया, वो तमाम बड़े बड़े कंट्रैक्टर्स, ये वेस्टेड इंटरेस्ट, वो लगते विद इंक्लूडिंग द कोलिजन ऑफ द पॉलिटिशियन, कि उन्होंने कहा ये तरीका इसको बंद कर दो। तो कोई खबर कभी नहीं आई कि नैब ने इसके बारे में क्या किया। मैं यहां पे आपको ये बता दूं, 2008 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, पहले साल में जैसे आपने बताया जो इदारा प्रॉफिटेबल था, जब जनरल कयूम गए, 9 अरब से ज्यादा के इनके कैश एसेट्स थे, 26 अरब का स्कैम हुआ, फाइनेंशियल स्कैम, पहले एक साल में। और फिर सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन से FIA के बाद नैब मैदान में आई। नैब ने उस वक्त के जो चेयरमैन है मोइन आफ्ताब शेख और 25-30 और लोग, उनको वो अरेस्ट भी हुआ, पकड़ा भी, रेफरेंसेस दायर किए गए। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है 6-7 साल के बाद, पिछले साल नवंबर ऑनवर्ड, वो जनाब मोइन आफ्ताब शेख साहब, उनको बेल भी मिल गई, वो एक्विट भी हो गए कि ये एविडेंस ही कोई नहीं था। तो ये एक टोटल, आप समझे कि मैं नहीं कह रहा हूं, कोर्ट ने कहा कि नैब ने कोई एविडेंस ही पेश नहीं किया। तो अब आप मुझे बताएं किसको हम ब्लेम करें, कौन कौन लोगों को ब्लेम करें कि ये जिन्होंने स्कैम किया, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी की, ये बड़े बड़े इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स अवॉर्ड किए, हायर रेट पे चीजें अपना इंपोर्ट की, लोकल प्राइसेस, ये तमाम चीजें आप समझते हैं कि ये नैब को उस पर कॉग्निजेंस लेना चाहिए था, जो शायद नहीं लिया। लेकिन आसिम भट्टी साहब, सदर पासलो लेबर यूनियन साथ हैं, आप लोग एहतजाज कर रहे हैं आसिम भट्टी साहब, और एहतजाज आपका मौजूदा हुकूमत के फैसलों के खिलाफ है। आपको क्या लगता है कि मौजूदा फैसलों में भी बदनीयती है या फिर ये हुकूमत सही नीयत से कर रही है? आसिम भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका चैनल का बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए हमें बुलाया। सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि हमारे जो मुतालबात है वो इमरान खान के मुतालबात से 2016 तक,
हम वही मुतालबात कर रहे हैं जो इमरान खान हमारे पास जिला गेट पर करके गए थे। हम तो नई बात कर नहीं रहे और नई कोई चीज हम कर नहीं रहे। अब इमरान खान साहब यहाँ खुद आए थे और हमें बता के गए थे कि जी मैं नई प्रोफेशनल इंतजामिया राजा टीम इनको बहाल करूंगा, और मेरे पास अरस्तु की टीम में मुख्तलिफ वीडियोज भी मौजूद है, आपके पास भी होंगी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भाई आपने ना तो कोई एहतसाब किया, ना कोई प्रोफेशनल इंतजामिया लगाई, आपने कोई अटेम्प्ट ही नहीं किया चलाने के लिए सी मिल को। तो फिर आपने 4544 मुलाजमीन की बरतरफी का लेटर जारी कर दिया, उनका माशी कत्ल कर दिया। कि कौन से मुल्क में होता है कि कोई जंगल का कानून है जो यहाँ चल रहा है कि किसी को सुने बगैर, किसी के मतलब आपने कोई अटेम्प्ट किए बगैर ये फैसला कर दिया। और आसिम भट्टी साहब, आप लोगों ने एहतजाजी तौर पर रेलवे ट्रैक बंद की हुई है, आगे का लाइमल आपका क्या है आप एम्प्लॉइज का? सर हम हफ्ते से एहतजाज पे हैं, सड़कों पर हैं, और हम चाहते हैं कि जो फैसला किया गया इसे वापस किया जाए, हमें मजबूर ना किया जाए कि हम खुदकुशियां करने पर आ जाए और हम गवर्नर हाउस से घिराव करें या वज़ीर आज़म हाउस से घिराव करें या डी चौक पे जाए। हम मुसलसल गवर्नमेंट को वार्निंग पे वार्निंग दिए जा रहे हैं कि मतलब ये जो खिलाफ कानून बरतरफी की गई है ना, या तो कोई आइन के तहत की जाती है, खिलाफ कानून खिलाफ आइन बरतरफियाँ की गई है। हम भी इस टाइम में हम रेलवे ट्रैक पे मौजूद है और हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि इस फैसले को वापस दिया जाए ताकि मुलाजमीन सुख ले सके। सही है। और मैं फारूक अमीर साहब से पूछ रहा हूँ कि ये तो मुलाजमीन का मौक़िफ़ है, वो कह रहे हैं कि इस वक्त ये जो भी हो रहा है इमरान खान साहब के अपने वादों के बरखिलाफ हो रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है ये हुकूमत ने दुरुस्त फैसला किया फारूक अमीर साहब, या ये भी नैप केस बन जाएगा? देखिए जी, मैं तो समझ रहा हूँ हुकूमत ऑलरेडी 2 साल जाया कर दी है। आपको मालूम है कि नवाज शरीफ साहब के दौर में, पीपल्स पार्टी के जो लास्ट दौर में जब मुईन आफ्ताब शेख को चेंज किया गया और हालात बहुत खराब हो गए, तो रशियन ने कहा कि हम $500 मिलियन का आपको क्रेडिट देते हैं। हम स्टील मिल को, जिन्होंने रशियन ने बनाई थी स्टील मिल, आपने जो बताया 73 में, कि हम जनाब इस स्टील मिल को रिवाइव करते हैं, इसको फंक्शनल करते हैं, इसको अपग्रेड करते हैं और मॉडर्नाइज करते हैं। उस वक्त भी हमने बड़ा कहा था कि भाई ये आप उनके ऑफर एक्सेप्ट करें, रशियन को लेके आए ताकि ये मामला ठीक हो। लेकिन वही बदनीयती वाला फैक्टर या फैसला नहीं कर सके नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में भी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी, और मामला फिर वो 2015 का टोटल शटडाउन पे आ गए। देखे लाइक द PIA, स्टील मिल और बाकी और इदारे, रेलवे, यहाँ पे बड़े पैमाने पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुई है। ये खासकर 2008 के बाद बड़ी तादाद में, पहले वो MQ वाला फैक्टर था कराची में और फिर पीपल्स पार्टी दबा के यहाँ पे स्टील में को लोगों से भर्ती किया गया। हमें तो ये भी बताया गया था कि शुरू में जब पीपल्स पार्टी पहली मरतबा पावर में आई तो गालिबन कुछ अल-जुल्फिकार वाले लोग जो वापस आए थे उनको भी स्टील मिल में लाया गया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इसको ओवर स्टाफ किया गया PIA की तरफ। वहां पे भी आवाज देखिए रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, वहां पे भी सर्जरी हो रही है, वहां पे भी बड़े मुश्किल फैसले किए जा रहे हैं। तो ये वहां पे भी लोग जो हैं उनको निकाला जा रहा है, गोल्डन हैंडशेक का है। तो अगर आपने इदारे को बचाना है और दोबारा जीरो से स्टार्ट करना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये बिल्कुल गवर्नमेंट ठीक कर रही है, लेकिन अभी 2 साल जाया हो गए, ये ना कि 2 साल और जाया हो जाए। इनको चाहिए 2021 में। तो उसके लिए तो मुलाजमीन को निकालना पड़ेगा ना फारूक अमीर साहब, तो मुलाजमीन सही निकालें, इसका मतलब मैं समझता हूं बिल्कुल ठीक किए हैं भाई। इतने आपने लोगों को ओवर स्टाफ किया हुआ है, 5 साल से वो अपना काम कोई नहीं हो रहा, मिल शटडाउन है। हम उनको जनाब ठीक है, अच्छी बात है, उनको पेंशन भी दे रहे हैं, ये नहीं मिल रही पता नहीं, और लेकिन उनको तनख्वाहें दे रहे हैं हर 3-3, 4-4 महीने के बाद ताकि उनका मामला चलता रहे। वो अच्छी बात है, चले, रियासत की जिम्मेदारी। लेकिन अब यह भी कहा जा रहा है कि जो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से स्टील मिल की दोबारा प्राइवेटाइजेशन ये वाला मामला होगा, उसमें इंश्योर किया जाएगा कि जो लोग स्किल्ड है, लोगों को दोबारा, क्या हुकूमत के पास और कोई रास्ता था नहीं था? लेकिन आसिम भट्टी साहब, ये लोग कह रहे हैं कि अब हुकूमत के पास कोई रास्ता नहीं था, जिस तरह फारूक अमीर साहब कह रहे हैं, और यही एक रास्ता था कि आप सबको, यानी जो मुलाजमीन के खिलाफ जो ले ऑफ किया जाए और फिर इसको एक इन्वेस्टर लेके आया जाए और उसको बहाल किया जाए, रास्ता यही है। आपके नजदीक कोई और रास्ता था क्या आसिम भट्टी साहब? मैं मोबाइल से बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये साहब, मैं इनका भी स्पेस मेरे सामने नहीं है, कौन बात कर रहे हैं। फारूकी साहब को बताना चाहता हूँ कि आप कभी स्टील मिल आए तो हम आपको बताएंगे ये जो बताया जाता है कि सियासी भर्ती है। आप देखिए, जब स्टील मिल लगी थी रशिया के ताउन से, उस टाइम पे स्टील मिल में 23,000 मुलाजमीन थे और अब जो कि 8,300 मुलाजमीन रह गए हैं। और 2008 में जब ये भर्ती हुई थी, अगर आपके मुताबिक सियासी भर्ती हुई, अगर आप चल रहे हैं, आपकी बात मान भी ली जाए थोड़ी देर के लिए, तो उस टाइम में मुलाजमीन की तादाद 14,000 थी। तो ये गलत बयानी की जाती है हर गवर्नमेंट में और हर उसमें कि सियासी भर्ती थी, ऐसा नहीं है। ये ऑलरेडी डिलीवरीज कॉन्ट्रैक्ट पर लोग थे, फिर एक जो पॉलिसी थी गवर्नमेंट की उसके तहत ये परमानेंट हुए सब, और ऐसा नहीं है कि ये कोई बोझ बने। मैंने आपसे अर्ज किया कि जब रशिया ने सीमें लगाई तो उस टाइम में 23,000 एम्प्लॉयमेंट हुई थी। तो ये गलत बयानी की जाती है हर गवर्नमेंट में, हर उसमें कि सियासी भर्ती है, हर गवर्नमेंट का नुमाइंदा
और हर अपोजिशन के नुमाइंदे को गलत ब्रीफिंग दी जाती है गवर्नमेंट लेवल पे, ये सियासी बनते हुई है। प्लस दूसरी बात में एक और बात कर दूं, फारूकी साहब ने बोला कि गोल्डन हैंडशेक, भाई कोई गोल्डन हैंडशेक हमारा अपना प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुएटी का पैसा है जो मुसलसल गवर्नमेंट गुमराह कर रही है लोगों को, ऐसा कोई पैकेज नहीं है। आप आए, हम आपको लेटर सेंड कर सकते हैं, आपको सारी चीजें दिखा सकते हैं। और मैं हमाद अजहर साहब से पूछना चाहता हूँ क्या स्टील मिल आए यहाँ पर? स्टील मिल आए तो सही, वो तो एक बार स्टील मिल आए नहीं और वहां बैठ के इस्लामाबाद में फैसले किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हकीकत पता नहीं, गवर्नमेंट को फिगर से नहीं पता, ये सिर्फ प्राइम लोकेशन और स्टील माफिया को जो है ना पहुंचाने की, फायदा पहुंचाने के लिए सब चीजें की जा रही है। फायदा पहुंचाने के लिए की जा रही है स्टील माफिया जो 2006 से स्टील मिल के पीछे पड़ी हुई है। मुझे आप बताएं ना, पाकिस्तान में रॉ मटेरियल से बनाने वाली कोई और स्टील मिल है आपके पास? ऐसा नहीं है। मदर ऑफ इंडस्ट्री है पूरे पाकिस्तान में, और स्टील इंडस्ट्री तो है लेकिन वो स्टील से स्टील बनाती है, लेकिन रॉ मटेरियल से स्टील बनाती है वो सिर्फ पाकिस्तान थी। जब से बनी है तब से इसके खिलाफ साजिशें हो रही है। तो ये हमारे गवर्नमेंट के लोग और हमारे जो जितने भी मौजूदीन है, ये वहाँ इस्लामाबाद में बैठ के फैसले करते हैं। ये स्टील मिल आए, लोगों से मिले, आपको अंदाजा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत बयानी की जाती है। सही है। मैं फारूक अमीर साहब आपको रिस्पॉन्स करना चाहेंगे इससे पहले कि ब्रेक पे जाऊं? जी, मैं ये कह रहा हूं कि हम जो मेरी रिसर्च और स्टडी है उसके मुताबिक ये 30-35 हजार तक फिगर गया था स्टील में, टोटल लोग इंक्लूडिंग जो डेली वेजर्स से। देखें, बात यह है कि आप ये नहीं हो सकता, बल्कि ये हमें खुद पीपल्स पार्टी और पीएमएलए वाले लोग कहते थे कि इसमें तो ज्यादा पीपल्स पार्टी वालों का रोल है, और फिर साबिक एमक्यूएम जो उस वक्त हालात थे कि इन्होंने दबा के स्टील मिल को स्टफ किया लोगों के साथ भर्तियां हुई। देखें, पॉइंट ये है कि अब आप उसको गोल्डन हैंडशेक के ये जो भी कहे, प्लान इनका बड़ा अच्छा है कि जो स्किल्ड लोग होंगे, स्किल्ड वर्कर होंगे, जब एक नया सेटअप आएगा तो फिर एक ट्रांसपेरेंट तरीके से मेरिट के ऊपर ये स्किल्ड वर्कर जो है दोबारा स्टील मिल इंडक्ट किए जाएंगे, ताकि उसको एक मेरिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बना के दोबारा उसको खड़ा किया जाए और उसकी प्रोडक्शन हो। मैं कहने का मतलब ये है, मैं एक ब्रेक की तरफ पढ़ूंगा फारूक अमीर साहब, मुझे क्योंकि सवाल ही भी पूछना है आपसे कि 12 साल में 500 अरब या 10 साल में 5 अरब रुपए का नुकसान हुआ नाज़रीन कौमी खजाने को स्टील मिल के गलत फैसलों की वजह से, बदइंतजामी की वजह से। जो फिगर सामने है, जो खसारा बढ़ता गया सालों से, उसके पीछे वजह क्या थी? क्या नैब अकाउंटेबल ठहराएगा उन तमाम लोगों को? ये जो जमीन है इस पर हजारों एकड़, इसका मुस्तकबिल क्या होगा? जो हमाद अजहर ने कहा है वो लीज के हवाले से, इस पर बात भी करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं स्टील मिल के हवाले से हुकूमती फैसले के ऊपर। ये हुकूमती फैसला क्या दुरुस्त है, नहीं है, क्या सही वक्त पर है, टाइमली है या नहीं है, और फिर जो खुद हुकूमत कह रही है कि साबका दौरे हुकूमत में अरबों रुपए का नुकसान स्टील मिल को पहुंचाया गया और हम यहां से इन्वेस्टर ढूंढ के इसको रिवाइव करने जा रहे हैं और बड़ा शफाफ प्रोसेस होगा। इसी पे सवाल उठाते हैं मोहम्मद जुबैर साहब, जो कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन को चेयर भी कर चुके हैं साहब, और अब तर्जुमान है मरीम नवाज साहबा के, और दुनिया रहनुमा हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद है। जुबैर साहब, ये फैसला कैसा है आपकी नजर में स्टील मिल के हवाले से, जो पहले जून में ईसीसी के रिकमेंडेशन पे वफाकी काबीना ने लिया गोल्डन हैंडशेक का और ले ऑफ किया गया मुलाजमीन को? हुकूमत की कोई क्रेडिबिलिटी है ही। स्टील मिल के हवाले से दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये है कि इनका मौक़िफ़ जो था, जो जिसका इन्होंने इजहार अपने मैनिफेस्टो में भी किया था, और जिसका इजहार ये करते थे जब हमारी हुकूमत थी और जो हमारे प्लान थे उसको अपोज करते वक्त। तो मैं सिर्फ आपको रिवाइंड कर दूं कि 2017 जनवरी में जब हमने फाइनलाइज कर लिया था 2-2.5 साल की मेहनत के बाद, और हमने लॉन्ग लीज पर देने के लिए पोटेंशियल इन्वेस्टर्स भी आ गए थे, तो उस वक्त एक कायमा कमेटी थी जो असद उमर उसको चेयर कर रहे थे और मीडिया भी वहाँ मौजूद थी। तो उस वक्त बड़ा क्लियर कट वो जी जुबैर साहब, हेलो जी जुबैर साहब कंटिन्यू करें। जी तो उस वक्त हमने ये कहा कि ये हमारा प्लान है, इससे 2-3 चीजें पूरी होंगी। एक तो ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत का लॉस होना बंद हो जाएगा, दूसरी चीज ये है कि मिल चलनी शुरू हो जाएगी, और तीसरी चीज ये है कि हमने एम्प्लॉयज की सेफ गार्ड फर्स्ट 3 इयर्स के लिए इंश्योर की है, और जो निकाले जाएंगे 3 साल के बाद उसका बड़ा क्लियर कट माइलस्टोन या बेंचमार्क अभी तय होगा कि वो परफॉर्मेंस रिलेटेड होगा।
और वो जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस रिलेटेड कि अगर कोई परफॉर्म नहीं करेगा तो वो जाएगा। ये सारा हो गया। एक ईरानियन कंपनी, चाइनीज कंपनी, पाकिस्तानी कंपनी फाइनलाइज थी, उसमें से सिलेक्ट होना था। दे आउटराइटली रिजेक्टेड एंड इट इज ऑन रिकॉर्ड जनवरी 2017। दूसरी चीज ये इन्होंने कहा, जिसकी वीडियोस भी हैं, जिसमें इन्होंने मैनिफेस्टो में भी कहा कि हम सिर्फ बोर्ड को चेंज करके चला के दिखाएंगे विदाउट ब्रिंगिंग इन एनी इन्वेस्टर, ये कहा था। और स्टील मिल जाके भी कहा था और हमें गालियां देके भी कहा था। वो उसके बरखिलाफ है ये फैसला। तीसरी चीज, जब ये हुकूमत में आ गए तो सितंबर 2018 में ये अनाउंस किया कि 45 डे का टारगेट दिया गया है टू गेट द रिपोर्ट फॉर द रिवाइवल ऑफ स्टील मिल। 45 डेज सितंबर 2018। तो आज जो भी ये कह रहे हैं, मैं तो एक उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं हूँ, क्योंकि इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। दूसरी चीज ये है कि प्राइवेटाइजेशन हो, आउटसोर्सिंग हो या लॉन्ग लीज हो या जो भी हो, सबसे मुश्किल जो चैलेंज होता है किसी भी हुकूमत के लिए वो होता है एम्प्लॉयज की सेफ गार्ड। और हमने ये कहा था कि हमारी जो भी प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी है उसमें सेंट्रल फोकल पॉइंट इज द रिटेंशन ऑफ द एम्प्लॉय, वरना क्या मुश्किल है। अच्छा, ये बात बताइए, जो आप कह रहे हैं कि एम्प्लॉय की रिटेंशन वाज द फर्स्ट प्रायोरिटी, तो जो इन्वेस्टर आप ला रहे थे टू रिवाइव स्टील मिल, और आपने ये कहा कि परफॉर्मेंस बेस्ड बुनियाद पे हम ले ऑफ करते हैं एम्प्लॉइज को, तो द इन्वेस्टर वाज ओके विद दैट कि ये सही है, इन्वेस्टर सही था, आपका प्लान मंजूर हो गया था? चाहे जर्मनी ने प्राइवेटाइजेशन किया या यूके ने किया या इंडिया ने किया या पाकिस्तान ने पहले किया, ये सेंट्रल फोकल पॉइंट होता है। आपके एम्प्लॉइज आपके मुल्क के लोग हैं, ये तो बेचना क्या मुश्किल है। मैं सारे पीआई के एम्प्लॉइज बाहर कर दूं और कहूं वो तो 1 रुपए मिल जाएगा, 10 रुपए मिल जाएंगे। चैलेंज ही यही होता है कि आपने इन्वेस्टर को लेके आना है और वो बैलेंस करना है ट्रेड ऑफ, कि जिसमें आप ये कहें ठीक है हम समझते हैं कि फाइनली आपको एम्प्लॉइज इतने नहीं चाहिए या कितने चाहिए, बट ये हम बेचने जा रहे हैं इसलिए नहीं कि हम अपने एम्प्लॉइज को रोनते हुए चले जाएं और उनके चूल्हों का ख्याल ना करें। इसलिए लेट्स एग्री टू अ बेंचमार्क कि जी हम ये मानते हैं कि आप को निकालने की इजाजत होगी और चेंज करने की इजाजत होगी, लेकिन उनको आप टाइम तो दें। तो ये ट्रेड ऑफ तो हमेशा होता है। दिस इज अ फंडामेंटल क्वेश्चन। दुनिया की हिस्ट्री में, मैं आपको बता दूं, दुनिया की हिस्ट्री में कोई प्राइवेटाइजेशन ऐसी नहीं है जो इस तरह से की जाए कि पहले सारों को निकाल दें, फिर क्या मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम देन? वो तो इतनी जमीन उधर पड़ी है, कौन नहीं इंटरेस्टेड? तो लेकिन सुबह साहब यही मामला फिर असद उमर साहब की जो कमेटी थी, स्टैंडिंग कमेटी और इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन, उसने नैब को खत लिखा जी और रेफरेंस भेजा कि 2 साल तक गैस क्यों बंद थी स्टील मिल, जबकि एसएसजीसी भी आप ही का मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंडर आता है और पीएसएम भी था जी। सफान, अगस्त 2018 में तो ये बातें अच्छी लगती करते हुए, 2018 अगस्त तक। आप 2.5 साल के बाद आप ये भी क्लेम कर सकते कि जी हमने गैस क्यों बंद की, तो आप खोल देते आके। मतलब देखे ना, ये वही है जैसे सर्कुलर डेट के जी इन्होंने 1.1 ट्रिलियन छोड़ के गए थे, उस वक्त अच्छा लगता था, लेकिन उसका जुमले को अब मुकम्मल करना पड़ता है कि अब वो डबल से ज्यादा हो गया। सो अब तो इनको जवाब देना ना कि हमने अगर गलत किया था, उसकी गैस बंद की थी, तो आप खोल देते आके आपको। और आपने तो कहा था, बाय द वे आपने तो कमिट किया था, आपको सारे हालात पता थे। आपको क्या हालात नहीं पता थे जब आपने कहा कि हमारा रिवाइवल का प्लान है और हम बोर्ड को चेंज करके रिवाइव करेंगे? सितंबर 2018 में 45 डेज रजाक दाऊद को दिए गए और उन्होंने कहा कि जी हम इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे उस वक्त, वो तो उस वक्त उन्होंने कमिटमेंट किया, तो इनको कुछ पता भी था, होश भी था, तो आज मैं इनकी बातें कैसे मान लूं कि ये क्या करने चाहिए? अच्छा सुबह साहब, इस वक्त एम्प्लॉइज बैठे हुए रेलवे ट्रैक पे कराची ब्लॉक करके, हमारे जो पासलो के सदर हैं वो भी प्रोग्राम में साथ ही हैं, तो नून लीग इसका मतलब एज अ पॉलिसी आपकी स्टेटमेंट, आप एम्प्लॉइज के साथ खड़े होंगे इस पूरे एहतजाज में? मैं आप बिल्कुल खड़ा हूंगा। मैं आपको ये बता दूं, जनवरी 2017 की कायमा कमेटी ऑन इंडस्ट्रीज कि आप वो निकाले सारे बैठे होते हैं, उसे बाय द वे मैं आपको रेफरेंस भी दे देता हूँ। शहबाज राना जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लीड वो हैं, वो वहां मौजूद थे। हमने प्रेजेंटेशन की, हमने ये कहा कि ये है, और बार बार इंसिस्ट किया, इसलिए इंसिस्ट किया क्योंकि उस वक्त ये हमारे से सवाल पूछते थे कि एम्प्लॉइज का क्या होगा, एम्प्लॉइज का क्या होगा, क्योंकि ये सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे थे। हमने कहा कि एम्प्लॉइज, हमने उनसे एश्योरेंस लिया है 3 ईयर्स तक वो नहीं टच करेंगे, और जब वो निकालेंगे तो बेंचमार्क आज बताएंगे
और दूसरी बात यह है कि किस किस्म का पैकेज देके निकालेंगे। एवरीथिंग वाज एग्रीड। ये थोड़ा कि पहले आप सारे बंदों को बाहर कर दें, 2-2.5 साल आप चलाएं। जुबैर साहब ये भी बता दें कि जो निकाला जा रहा है एम्प्लॉइज को, सफान आप मुझे बता दें इससे ज्यादा नकमी हुकूमत हो सकती है कि जी आप 2.5 साल हो गया, आपने क्या किया, मुझे बता देना। नहीं, लेकिन जुबैर साहब ये बताएं कि जो अभी एम्प्लॉइज को निकाला जा रहा है, तो अभी हमारे साथ आसिम भट्टी साहब ये कहते हैं कि पास लोग ये कहते हैं कि जो हमें दिया जा रहा है दैट इज आवर लीगल राइट, दैट इज अ प्रोविडेंट फंड, ये गोल्डन हैंडशेक नहीं है। आपका इस पे क्या इसकी अंडरस्टैंडिंग है इस मामले में जो 23 लाख दिया जा रहा है? मैं आपको चैलेंज देके सफान बात कर, ना सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया की प्राइवेटाइजेशन की तारीख में दुनिया की कभी किसी एम्प्लॉय को इस तरह से निकाला नहीं गया। ये पहली हुकूमत है दुनिया की तारीख में। निकालना बेचना क्या मुश्किल होता है? आप अगर उनको खड़े खड़े निकाल देंगे, और प्लस आपकी कमिटमेंट्स थी, आपने वादे किए थे, आपने मैनिफेस्टो में लिखा था, आपने टीवी पर बोला, आपने कहा ये वीडियो सेव करके रख लेना। तो इट इज नॉट जस्ट उस अंदाज से नहीं देखना। तो ये तो प्रोविडेंट फंड है कि आप फारिग कर रहे हैं एम्प्लॉय को। मतलब आप मुझे ये बताएं कि जब बंद हमारी वजह से हुई थी, और वो बंद जो भी था, मैं उसमें अभी नहीं जा रहा, उसमें चले वो आप हमारा कसूर कह दें, जो भी कह दें, हमने कभी एक दफा इंडिकेशन दी थी कि हम एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं? 2015 जून में बंद हुई थी, 2018 जून तक हमारी हुकूमत, हमने 3 साल में कुछ कहा कि हम एक एम्प्लॉय को भी निकालेंगे? हमने कहा खड़े रहेंगे, सब कुछ बंद हो जाए, हम एम्प्लॉयज को। आपका पॉलिसी स्टैंड सामने आ गया। साबिक चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन जुबैर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है, और फारूक हमीद साहब को भी, क्योंकि टाइम शॉर्ट है। फारूक साहब, मैं मुझे वाइंड अप पर कहा जा रहा है, आपका शुक्रिया अदा करूंगा आसिम भट्टी साहब को भी जिन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आपने सबका मौक़िफ़ तकरीबन हमने कोशिश की सुनाया आपको कि एम्प्लॉइज क्या सोच रहे हैं, नैब के हवाले से क्या पेशरफ्त है।